Assalamu alaikum dear students, welcome to the lecture of the quantum mechanics. लास्ट टाइम हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो हमने कुछ 27 तक किया था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर फर्स्ट और ये जिटली वाली बुक्स को हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर एंड द पासपेन सीरीज़ फॉर हाइड्रोजन्स। जी, तो हमारे पास क्या है फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर 1/nf² माइनस 1/i², जिसमें आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.07 क्रॉस 10⁻⁻⁷ मीटर होती है। और बाल्मर सीरीज़ में हमें पता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कि अगर हम बाल्मर सीरीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से जंप करके किस में आता है, फाइनल टू ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में आता है। तो ये किसी भी हायर ऑर्बिट से आता है और 2 में जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से, तो हमारे पास कौन सी सीरीज़ बनती है, बाल्मर सीरीज़, जो कि बाल्मर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर की थे। और अगर दूसरे पासचन सीरीज़, अगर वो कोई हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में आता है कि थर्ड ऑर्बिट में, तो वो जो है इसको हम कहते हैं पासचन सीरीज़। तो दोनों केस में हम लिमिटिंग वैल्यूज़ जी, तो अगर हम NF इज इक्वल टू, पहला केस तो ये है, अगर हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है कि वो NF हमारे पास 2 है बाल्मर के केस में, तो वो किसी थर्ड से जंप करेगा, किसी थर्ड से जंप करता है 2 में, तो एनर्जी डिफरेंस तो समान होगा लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब हमारे पास बाल्मर लॉन्गेस्ट अगर हम देखें 3 से 2 में जंपिंग होगी, यानी NF इज इक्वल टू 2 और NI 3 से जंप पे हो, 2 में आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, हमारे पास उस टाइम एनर्जी डिफरेंस तो समान होगा लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो ये आप देखें, NF की जगह 2 पुट करें, NI इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो BR जो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो लैम्डा फाइंड करें, वो हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। इस तरीके से जब आप इस तरीके से यूँ करते हैं कि ये हमारे पास इसकी NF इज इक्वल टू 2 है, यानी 2, और ये किसी इन्फिनिटी आउटर ऑर्बिट से आ रहा है, यानी जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से आ रहा है, और 2 में जंप कर रहा है, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस तो ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंस या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ इसके अंदर समान शॉर्ट होगी। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी जब आप NF इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इधर और NI इज इक्वल टू इन्फिनिट पुट करेंगे, तो फिर आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। इस तरीके से पासचन सीरीज़ की केस में हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए NF इज इक्वल टू 3 और NI इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट जो नियरेस्ट ऑर्बिट होगा वो कहे 3 में जंपिंग हो रही होगी, और आउटर जो 4 एंड इस तरीके से 5 एंड 6, तो जो हमारे पास जिसकी लिए एनर्जी समान है वो 4 से 3 तक है। जब 4 से 3 तक जंपिंग होगी तो एनर्जी तो समान होगी लेकिन वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो आप NF इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और NI इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो आपके पास लॉन्गेस्ट आएगी। और शॉर्टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, NF इज इक्वल टू 3 और NI इज इक्वल टू इन्फिनिट पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन, भाई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका रेडियस ये है, अराउंड ए प्रोटॉन फिक्स्ड द सेंटर इज अनस्टेबल एंड द इलेक्ट्रॉन शुड इवेंचुअली कोलैप्स इनटू द प्रोटॉन। कि इलेक्ट्रॉन है भाई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, वो क्या करता है, प्रोटॉन सेंटर में है तो उसकी अट्रैक्शन में आके क्या कर लेगा, एक दफ़ा एक जगह पे वो उसके में कोलैप्स कर जाएगा। अब वो कहता है कि एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कोलैप्स इनटू द प्रोटॉन, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि आप स्टार्ट विद द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन फ्राम द एक्सेलरेटेड चार्ज। देखिए, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें इसने ये अज्यूम किया था कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना, तो वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करता है। और अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसकी एनर्जी कंटिन्यूस डिक्रीज़ होगी, तो वन टाइम ऐसा आएगा जिसमें इसकी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म और न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो हम वही वाली इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था DE/dt इज इक्वल टू -2/3 E²A² 4π0c³। ये जो एक्सेलरेशन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसकी एक्सेलरेशन ये है, और जिस रेट से उसकी एनर्जी इसकी डिक्रीज़ होनी चाहिए वो ये है।
जबकि एनर्जी फॉर द मूविंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास सर्कुलर आर्बिट में p² और 2m माइनस e स्क्वायर ओवर, ये हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे प्रोटॉन की सराउंडिंग में जी। तो फिर एनर्जी ये आएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करने p की जगह आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर आर्बिट में मूव करते हैं उसकी एनर्जी आती है माइनस e स्क्वायर ओवर 8π0r, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जीज होती है। तो ये माइनस ये हमें गिवन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर में मूव करता है ये। तो अब हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है डी ई ओवर डी टी इक्वल टू ये गिवन है। अगर आप क्या करें, इसमें एनर्जी की वैल्यू भी हमें गिवन है, देखें माइनस e स्क्वायर ओवर 8π0r, जब ई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने डी ई को सेपरेट करके यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सेपरेट किया, टाइम को अलहदा और ई को अलहदा, जबकि ई हमें पिछले जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसमें हमें ई गिवन था। अगर यहाँ पे आप देख लें, यानी ये वाला ये इसमें हमारे पास ई गिवन है माइनस e स्क्वायर ओवर 8π0r। तो ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, ई की जगह पे पुट करूँगा, इस ई की जगह यहाँ पे पुट करूँगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और जो चेंज होने वाला है वो हमारे पास डी और 1 ओवर आर, यानी रेडियस चेंज हो रहा है 0 to r, क्योंकि हमारे पास फाइनल रेडियस r2 क्या करेगा 0 में, यहाँ पे क्योंकि सेंटर पे आ रहेगा कोलैप्स होगा तो 0 हो जाएगा इसका रेडियस 0 to r, और माइनस को हमने बाहर ले लिया जो उसके साथ एनर्जी के साथ था, और राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट हमने एज एट लिख लिए और टाइम को 0 to t इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये डी और इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ लिमिट 1 ओवर r आ जाएगी। तो 1 ओवर r वो जो कि 1 ओवर r रहेगा, यहाँ से आप r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रेडियस गिवन है 0.052 नैनोमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में 0.052 नैनोमीटर, और हमने टाइम फाइंड करना है जो कि आता है 1.4 × 10⁻11 सेकेंड। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 ओवर r सिर्फ रह जाएगा, और लिमिट आपने 1 ओवर r जब पुट करेंगे तो वो 1 ओवर r ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा इसके आंसर। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डी ब्रागले वेवलेंथ, जो 33 न्यूमेरिकल है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डी ब्रागले वेवलेंथ 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू hc ओवर k, काइनेटिक एनर्जी 2m0c² प्लस k काइनेटिक एनर्जी है जब ये इलेक्ट्रॉन कोई रिलेटिविस्टिक या हायर एनर्जी के साथ मूव करता है। तो ये 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम देखें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्या है m0c² 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करेंगे m0c² की जगह, और काइनेटिक एनर्जी तो हमें गिवन है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो hc हमारे पास गिवन है, कांस्टेंट है, hc इज इक्वल टू 197.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc की जगह hc। तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, कोई मसला इसमें नहीं है, सारा डेटा गिवन है। लेकिन वो कहते हैं फिर दूसरा पार्ट है प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 70। प्रोटॉन के लिए हमारे पास कितना mp(c²) है, क्या है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप प्रोटॉन के लिए कर रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और mp(c² की जगह आप क्या पुट करेंगे 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और hc आपको वैसे गिवन है कांस्टेंट 997.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। फिर वो कहता है कि एक मैस है बुलेट 100 ग्राम का इतने स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए भी आप वेवलेंथ फाइंड करें। तो ये हमारे पास क्लासिकल फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, ये हम यूज़ करेंगे जी। क्वेश्चन 34 कि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर है, पार्टिकल को लीनियर फोर्स एक्ट कर रही है और मिनिमम एनर्जी आपने ओसिलेटर किए थे 0 फाइंड करनी क्लासिकली, बिकॉज वी कैन प्लेस इट प्रिसाइजली एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस। अब वो कहता है यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एस्टिमेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ओसिलेटर। जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने यूज़ करना है और मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। तो जी कैसे फाइंड करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहता है डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू h/2, डेल्टा p इज इक्वल टू h/2x। जबकि हमारे पास टोटल एनर्जी जब भी एक ओसिलेटर होता है तो इसकी हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी होती है डेल्टा p² ओवर 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी k ओवर 2 इंटू डेल्टा x²। जबकि ओमेगा इसमें हमारे पास ओमेगा क्या k ओवर m है। तो अगर आप k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ले m ओमेगा² आ जाएगा, ये k की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू h² 2m इंटू 2 डेल्टा x², और
1/2 m ओमेगा स्क्वायर और k की जगह हमने वैल्यूज अपनी पुट की है, ठीक है। जबकि p की जगह हमने क्या वैल्यू, फिर डेल्टा p की जगह ये वैल्यू पुट की, देखें ये डेल्टा p इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये एच कट स्क्वायर और 2 डेल्टा x स्क्वायर जो कि ये आ गई, प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये जो k था, k की जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट की, ये वाली वैल्यूज़ कौन सी k की जगह, इस k की जगह, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब कहते हैं पुटिंग डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा r, तो हमारे पास अगर डेल्टा x की जगह r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा x की जगह r, तो ये आपके पास आ जाएगा r में। अब आप इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमने मिनिमम फाइंड करना है, तो द एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन डेल्टा ई और डेल्टा आर इज इक्वल टू 0, तो आप एनर्जी का डेरिवेटिव लेके इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास कुछ तरीके की फार्म बनेगी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ई और डी आर इज इक्वल टू दिस, तो डेरिवेटिव लेने के बाद इसको 0 की इक्वल डेरिवेटिव कर लें, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एनर्जी की, तो ये आपके पास आर की एक वैल्यू दे देगा। आर की इस वैल्यू पे आपके पास इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब मिनिमम एनर्जी कितनी है, जब आर को आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, यानी कि प्रीवियस जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में आर की ये वाली वैल्यू जब हम प्रीवियस हमने पुट की, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन में आर की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये वाली वैल्यूज़, तो हमारे पास बनेगा एच कट स्क्वायर ओवर एम दिस, और ये आती है एच कट ओमेगा ओवर 2, तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी होगी क्वांटम मैकेनिकली। इस तरीके से क्वेश्चन 35 है, कंसिडर ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर द वेव इमिटेड फ्रॉम द स्लिट superpose a vertical screen parallel to y-axis. When only one slit is open, the amplitude of the wave will get through this, and when the other slit is open, the amplitude of the wave is this। कि हमारे पास इस तरीके से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप एक स्लिट को क्लोज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आपने क्लोज किया, तो यहाँ से कोई लाइट पास नहीं होगी, लेकिन दूसरे से लाइट पास होगी, और यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर पे लाइट जा रही है जिसकी एम्पलीट्यूड उसने ये गिवन दी है। फिर वो कहता है कि अगर आप इस स्लाइड को ऑफ कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, यानी जो दूसरा है स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर ये वाला यानी ओपन होगा और दूसरे ऊपर वाला जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो इसमें कोई हमारे पास फोटोन नहीं जाएगा एम्पलीट्यूड, तो इससे हमारे पास जो ये रिजल्टेंट बीम है ये इधर जाके जी, तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस पैटर्न अलॉन्ग द वाई एक्सिस व्हेन बोथ स्लिट आर ओपन। जब बोथ स्लिट ओपन होगी, ज़ाहिर बात है इधर से भी लाइट आएगी और इधर से भी लाइट आएगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। अब जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसके कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव एज ए फंक्शन ऑफ वाई, आप प्लॉट करें, उसका प्लॉट ड्रा करें, और फिर वो कहते हैं व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी इफ़ वी पुट ए लाइट सोर्स बिहाइंड द स्क्रीन टू मेजर विच ऑफ द स्लिट वेंट थ्रू। जी हाँ जी, अगर वो कहता है कि इफ़ वी पुट लाइट सोर्स बिहाइंड द स्क्रीन, ये अगर आप पीछे से लाइट ऑन कर लें स्क्रीन के पीछे से, तो फिर आपके पास किस तरीके का पैटर्न बनेगा, और इसको भी प्लॉट करें जब दोनों स्लिट्स ओपन हैं और कोई लाइट सोर्स हमने पीछे डिटेक्टर के ऊपर नहीं लगाई, और फिर अगर आप लाइट सोर्स ऑन कर लेंगे तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास किस तरह का पैटर्न बनता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो। एक स्लिट ओपन करते हैं तो पहली वेव, दूसरी स्लिट ओपन करके से दूसरी वेव, दोनों इंटरफेयर करेंगे, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और ये हमारे पास जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि जब आप दोनों स्लिट्स ओपन करते हैं और यहाँ पे जो आप बाहर से जो लाइट है ये फॉल नहीं करा रहे, तो ज़ाहिर बात है दोनों इंटरफेयर करेंगे, साई 1 प्लस साई 2 होल मॉड स्क्वायर इंटेंसिटी आएगी। इसको अगर आप थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये साई 1 का अगर आप ये जो एक्सपोनेंशियल इसका माड लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर ओवर 30 हो जाएगा। ये इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे, इस टर्म का भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा और इस टर्म का भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर 2y स्क्वायर ओवर 30 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2y स्क्वायर ओवर 30, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप यहाँ में थोड़ा एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर ओवर 30 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। एक एम्पलीट्यूड जो कि हमारे पास ये है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई माइनस पाई वाई, यानी ये दूसरे का एम्पलीट्यूड और होल मार्ड स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसको लिख लिया। अब जो है तो ई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर और 16 पहले जाएगा, और दूसरे की जगह हमारे पास अगर आप इसको लिखें सब्स्टिट्यूशन से, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा और एक्सपोनेंशियल, इसमें कुछ टर्म हमारे पास आयोटा थीटा और माइनस आयोटा कुछ
क्योंकि ये स्क्वायर है मॉडुलस, इसमें प्लस वाली वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी हैं, ये वाली, यानी ये वाली जो है एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई एक्सपोनेंशियल अयोटा। तो ये एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा में हमारे पास क्या होता है, काज अयोटा थीटा प्लस साइन थीटा और काज अयोटा थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब आप इसको इवेल्यूएट करेंगे, और दूसरा ये है कि आपके पास ये भी पता है कि जो साई है ये साई मॉड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें साई प्लस भी है और इसका साई मॉड साई कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है। तो आप इजीली इसको एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई और दूसरा है डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई। तो एक टर्म सर्वाइव हो जाएगी और दूसरी टर्म हमें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साई मॉड स्क्वायर को आप क्या साई और साई स्टेरिक देखेंगे इसमें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस अयोटा एक्सपोनेंशियल अयोटा पाई वाई और 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पाई वाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ये क्या होता है, इसमें इन दो का प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कास थीटा, इधर से आएगा 2 से आप मल्टी करेंगे तो ये आपके पास कास थीटा बनेगा और ये भी कास थीटा, ये बनेगा कास स्क्वायर पाई वाई ओवर 2 जी, इसके लिए कास थीटा और इसकी कास पाई वाई ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये देखें साइनस ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म है और ये क्या है कास स्क्वायर। तो कास का बिल्कुल यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ग्राफ, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, डीके करेगा। ये देखें एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है ये, क्यों, क्योंकि इस टर्म की वजह से ये डीकेइंग टर्म है, ठीक है। अब ये कहते हैं द शेप ऑफ इंटेंसिटी डज डिस्प्ले इंटरफेरेंस पैटर्न एज शोन फ्रॉम दिस, यानी हमारे पास ऑसिलेटिंग इस तरीके से काज मैक्सिमम 0 पे मैक्सिमम होगा और इस तरीके डीके होगा, इस तरीके से ये क्या होगा, डीके होगा 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि काज फंक्शन की y इक्वल 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर y 0 पुट करेंगे काज 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर लेंगे। फिर वो कहता है कि अगर आप कोई लाइट सोर्स ऑफ करते हैं, बी पार्ट जो है इसका, what would be the intensity we put a light source behind the screen to measure with which of the slits the light went through, plot the intensity। अगर आप पीछे मतलब यहाँ पे लाइट ऑन कर लेते हैं, आप देखते हैं कि कौन से मतलब वो कहता है कि कौन सी लाइट सोर्स से हमारे पास स्क्रीन पे लाइट आ रही है। तो ये हमारे पास फिर एक्सप्रेशन इंटरफेरेंस नहीं होगी इस केस में, क्योंकि इन आउट ऑफ फेस साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर, हम जस्ट साई जो हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल अयोटा और माइनस अयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16। ये ज़रा आप इसमें साई 1 का स्क्वायर और साई 2 का मॉड स्क्वायर ले लें अलग, ये कोई मुश्किल नहीं है। साई 1 भी आपके पास गिवन है, साई 2 भी गिवन है, जबकि साई 1 मॉड का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास क्या है, साई 1 इज इक्वल टू साई 1 मॉड स्क्वायर आपके पास होता है साई 1 एंड साई 1 मॉड का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपको पता है ये अगर एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा होगा, ये माइनस अयोटा थीटा, तो इसमें कुछ टर्म होगी कैंसिल हो जाएंगी, जो कांस्टेंट है वो सर्वाइव करेगा, जो कि माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 है, ठीक है। यानी ये वाली इक्वेशन में ये जो पहली टर्म है ये सर्वाइव करेगी, लेकिन एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा और माइनस थीटा वो टर्म कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ कैंसिल हो जाएंगी। एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई, इसका जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा ओमेगा टी माइनस ए वाई, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म पहली दो रह जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 वाई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर 16। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये गाजियन टाइप बनेगा, ये वाला ये। अच्छा जी, क्वेश्चन 36 है जो कि हमारा है, इसके बाद हम एंड करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग 3 वेव फंक्शन है हमारे पास गिवन है 1 2 3, और कहते हैं कि आप इसको नॉर्मलाइज करें, यानी A1 की वैल्यू फुट करें, A2 की वैल्यू फाइंड करें, 3 की वैल्यू फाइंड करें। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है, I = 1 = -∞ to ∞, साई मॉड स्क्वायर डेल्टा x शुड बी इक्वल टू 1, जबकि साई 1 हमारे पास गिवन है। तो साई 1 मॉड का स्क्वायर का मतलब है कि साई 1 एंड साई 1 का कॉन्जुगेट, तो मीन इस फंक्शन को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, A1 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर इंटू मॉड स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब हमने इस इंटीग्रल को जस्ट एवेल्यूएट करना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है -∞ to ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर डेल्टा जी पाई की इक्वल होता है। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो यहाँ पाई के नीचे क्या होगा, डिवीजन में आएगा। यहाँ पे देखिए -2 वाई स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रल आएगा √π/2। अगर यहाँ पे कोई ए होता नीचे, तो ये जो नीचे टर्म आती है वो यहाँ पे ऊपर आएगी, और जो ऊपर आ रही होती है वो नीचे, जैसे 2
ये देखिए 2 ऊपर आ रहा है, तो ये 2 यहाँ पे √π/2 आता है। अगर यहाँ पे इस वाई स्क्वायर के नीचे कोई कांस्टेंट हो, सी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ऊपर आता सी इस अंडर रूट के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। यानी जो ऊपर हमने इंटीग्रल लिखा है, इस इंटीग्रल को हमारे ने कैसे सॉल्व करना है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर हमेशा होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। जो कांस्टेंट जैसे यहाँ पे 2 आया है, तो इसके आंसर में हमारे पास π/2, ऊपर वाली टर्म जैसे 2 है तो ये नीचे आएगा 2, यहाँ पे कोई नीचे वाली टर्म थी जो ऊपर पाई के साथ आता था। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इसको हम तो सेकंड जो हमारे पास है, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर डेल्टा जी, ये फॉर द सेकंड फंक्शन माइनस इन्फिनिटी a2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एंड दिस, तो ये बनेगा a2 स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा 2y स्क्वायर ओवर 2 से कैंसिल, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल आपके पास, इसका आंसर आपके पास मौजूद है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है √π। तो आप इजीली पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी पाई। ये कहाँ पे पुट करेंगे, ये आप इस इंटीग्रल की जगह पुट करेंगे, और a2 स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे, a2 स्क्वायर की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि a2 स्क्वायर को आप दूसरी तरफ, ये इंटीग्रल का जो आंसर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये a2 की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करनी होगी, यहाँ पे। इस तरीके से ये जो थर्ड है, इसको आप कैसे, इसमें आप a3 कैसे फाइंड करें, नॉर्मलाइज करना है आपने। इसको आप ऐसे फाइंड करेंगे, ये psi3 1 इज इक्वल टू a3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस इन्फिनिटी वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल। ये आपने इसका मॉडुलस एक्सपेंड किया 1/1 का, जो हमारे पास थर्ड फंक्शन था ये वाला, a3 का स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस इसका, तो इसका आपका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर। इसके साथ जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल यानी माइनस 2y स्क्वायर ओवर 2 एंड वाई स्क्वायर। तो ये दोनों का, यानी इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब फॉर नॉर्मलाइज करेंगे ऐसे, ये तो a3 स्क्वायर बाय एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर, यानी दो इंटीग्रल आपके पास आएंगे। अब हमने, हमारा काम है इसको इंटीग्रेट करना, जो कि बहुत ईजी काम है। ये इस टर्म को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट, अगर हमारे पास कोई ऐसे इंटीग्रल है तो हम इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर डेल्टा जी। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे एक मेथड कोड किया है कि आप जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए, और ये सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, ये वाली, और फिर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a1 स्क्वायर इंटू पाई ओवर ए। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा √π a ओवर ए ओवर 2। लेकिन हमारे केस में जो सेकंड टर्म है, इसका तो हमें पता था, ये इंटीग्रल तो हमने पहले भी एवेल्यूएट किया, एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एवेल्यूएट किया है इस इंटीग्रल को। अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल माइनस 2y स्क्वायर, ये इसका आंसर क्या था √π ओवर 2। इसका तो एवेल्यूएट करना कोई मसला ही नहीं है, यानी इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट मैंने ये आपको यहाँ दिया है कि ये आंसर √π ओवर 2 कैसे आता है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको ये सारी स्टेप दिखाएं। ये जो है हमारे पास सेकंड टर्म, इसको हमने एवेल्यूएट करना है वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। इसके लिए मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला बताऊँगा, आपने वो इंटीग्रेट करके यहाँ पे पुट कर देना है, और a3 स्क्वायर को कॉमन लेके इसके होल के आंसर को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है। जी, पहले हमारा काम, इसको इंटीग्रल को जनरल फार्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी पावर 2n एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर इंटू डेल्टा जी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और इसमें जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस तरीके से डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा एक्स में आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़। तो ये जब आप इधर पुट करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इधर पुट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके मैंने दो सोल्यूशन यहाँ पे लिखे हैं। एक तो ये है कि आप सीरीज़ मेथड से इसको सॉल्व करें, जैसे ये उन्होंने किया है, यानी इसमें जी स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट किया है ऊपर वाले जो कम्प्लेक्स है, और फिर इसको सॉल्व करके एक्स में कन्वर्ट कर गए,
एक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये आपके पास इंटीग्रेट करके ये दोबारा वही चीज़ आ गई है। फिर ये सीरीज़ बन रही है अंडर रूट पाई 135 2n-1/2n, जो कि थोड़ा बहुत इसको यानी इसका जो हमारे पास आंसर है वो ये आ गया। ये आप सारे स्टेप इसमें देख सकते हैं कैसे सीरीज एक्सपेंशन हुई है। लेकिन एक सिंपलेस्ट शॉर्टकट मेथड भी है, -∞ to ∞ x⁻2n एक्सपेंशन -x² dx = 2n-1/2n अंडर रूट पाई ओवर a⁻2n + 1। यहाँ पे आप n की वैल्यूज़ दें और a की वैल्यू दें, ये आपको आंसर देगा। ठीक है, बहुत आसान ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करना अगर आप ये शॉर्टकट चूज़ करें। लेकिन अगर आप डिटेल मेथड है तो आप इस मेथड से इसको एवेल्यूएट करेंगे, जो कि आपके पास ये एक्सपेंशन आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो केस है हम सिर्फ इसको देख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल है, अगर आप देखें इंटीग्रल हमारे पास है y² और एक्सपोनेंशियल -y², यानी ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो x² हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -a की जगह 1, तो यहाँ पे a की जगह 1 और n की जगह भी आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस ये फार्मूले में आप यानी ये जो केस है इसके अगर आप y² और एक्सपोनेंशियल -y², तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप y² बनाएंगे तो कब बनेगा, जब n की जगह क्या होगा 1 होगा, तो ये x² बन जाएगा। यानी x² का मतलब है कि y² है, क्योंकि सिर्फ x और y रिप्लेस हैं, और a की जगह क्या है 1 है, तो ये एक्सपोनेंशियल -x², और यहाँ पे क्या है -y², लिमिट भी हुई है -y to y, तो इसका आंसर क्या आएगा 2n-1, यानी n की जगह 1 और a की जगह 1, तो ये आपके पास ये आंसर आएगा अंडर रूट पाई ओवर 2। और जब आप इसमें से a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी इसको दूसरी तरफ डिवाइड करने से, तो ये a3 की वैल्यूज़ आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देनी है। अब वो कहते हैं कि आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी आ गया, यानी आपने इसका पार्ट ए जो है सबका कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देख लें, इसका पार्ट a1 भी फाइंड किया, a2 भी फाइंड किया, a3 भी फाइंड, सो दैट्स I1 है तो नॉर्मलाइज। जो पार्ट बी है इसका मैंने एक पार्ट किया है, बाकी पार्ट आप इस तरीके से करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच वन ऑफ द स्टेट विल बी इन द इंटरवल -1 to 1। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो आपने a1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, यानी यहाँ पे a1 की जो वैल्यूज़ आएगी, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ से उठानी है, इस a1 की जगह पुट कर देनी है। जब आपने पुट की है, अब आ जाएं प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले पे। तो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला ये है, पर द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू a1² एक्सपोनेंशियल दिस, ये आपने a1 की वैल्यू फाइंड की, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिखा, ये वाला आ गया। प्रोबेबिलिटी फ्राम -1 to 1 इज इक्वल टू -1 to 1 साई माड स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। साई वन आपके पास ये आ गया है, इसका आपने साई माड यानी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये पुट कर देना है, कांस्टेंट सारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और -1 to 1 एक्सपोनेंशियल -2y²। ये अब आपका काम है इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरीके से जो बाकी दो वे फंक्शन है उसका आप नॉर्मलाइज फार्म लिखें, क्योंकि आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट तो आ चुके हैं, तो अब आपको नॉर्मलाइज फार्म लिखना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने साई 2 की जगह जो a2 की वैल्यू है वो पुट करना है, वो हमारे पास है, और दूसरी की जगह साई 3 की जगह जो तीसरा फंक्शन गिवन है उसकी जगह आपने क्या पुट करना है a3 और नॉर्मलाइज फंक्शन। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है -1 to 1 साई माड स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, और साई माड स्क्वायर हमारे पास ये फर्स्ट केस में आया है, दूसरे फंक्शन में आप देख सकते हैं। तो ये अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा -1 to 1, इसको हम हमारे पास एक फार्मूला है, मैंने आपको यहाँ पे हिंट देना है। एक चीज़ होती है एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 2 ओवर पाई 0 to z एक्सपोनेंशियल -u² इंटू डेल्टा u। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे इंटीग्रल को एरर फंक्शन से। तो एरर फंक्शन जी, अब एरर फंक्शन क्या है ये भी आपने कोर्स में कैलकुलस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को कोर्स में पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है कि एरर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 0 to z, यहाँ पे जो लिमिट होती है ये सिमेट्रिक होता है, ये -1 to 1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर y को +1 पुट करें या -1 पुट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इसको अगर मैं लिखूँ 0 to 1 और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 0 to 1 तो लिमिट तो जाएगी 0 to 1, यानी z की जगह क्या आ जाएगा 1, और एक्सपोनेंशियल -2y², यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल -u² इंटू डेल्टा u। तो पहले ये y² एंड 2 को ख़त्म करें, तो 2 को कैसे ख़त्म करेंगे, आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि u इज़ इक्वल टू या u² इज इक्वल टू 2y²। पहले आप इसको इस फार्म में ले आएंगे, फिर
इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो आपके पास एरर फंक्शन ऑफ जी क्या है, इसकी लिमिट होगी 0 to 1 या जिस तरह 0 to z, वो एरर फंक्शन आप इसका आंसर लिखेंगे एरर फंक्शन ऑफ दिस, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, टेबल से आप देख लेंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। या आप कोई और शॉर्टकट मेथड है तो आप वो भी अडाप्ट कर सकते हैं इस इंटीग्रल को, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस इंटीग्रल को एरर फंक्शन से देख लें, 2/0 to z एक्सपोनेंशियल माइनस y स्क्वायर डेल्टा u। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, और मज़ीद जो है आप अगर कोई है क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।